हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आइए आज हम लोग फिर से जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की जो क्लास है, यानी मुख्य रूप से जो 22 दिसंबर को आपकी यूपी पीसीएस की जो पेपर होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, उसमें यह ये दृष्टि का जो बुक है, जो वर्ष भर का आपके करंट मुद्दे जो हैं वो सब दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रैंकिंग से लेके सारी चीज़ें दी गई हैं, जो योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग मुख्य रूप से जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आने के चांसेस इससे हैं। और बाकी स्टैटिक्स और आपका जो सब्जेक्ट वो तो है ही है, और जो ये होता है यानी करंट अफेयर्स, इसमें जो होता है इसको पढ़ने से क्या होता है, प्लस पॉइंट आपके लिए बनता है। तो इसीलिए लास्ट में इसको रखा गया है, ताकि आप कहीं भी अगर वर्क भी कर रहे हैं या अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, हेडफोन वगैरह लगा के और सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, या ट्रैवल भी कर रहे हो तब भी सुनकर याद कर सकते हैं। एग्जाम के पहले भी आप कान में एक बार देख मतलब हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा और अधिकतर प्रश्न उसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जो जो योजनाएं हैं उस पर। कौन सा है, तो पहला आपका है मिशन मौसम। कौन सा है, मिशन मौसम। तो इसको देखिए, मिशन मौसम को जो है मंत्रिमंडल ने जो कैबिनेट सरकार, जो मुख्य रूप से देखा जाए केंद्र सरकार, 11 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या किया गया, स्वीकृति मिली है मिशन मौसम को। और मिशन मौसम जो है वह 2 वर्षों के लिए मिशन है, 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। तो ये सारी चीज़ है, बस ये याद रखिए मिशन मौसम जो है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयारी और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। तो किस उद्देश्य के लिए मिशन मौसम जो है वो लॉन्च किया गया है, तो वह लॉन्च किया गया 11 सितंबर 2024 को। उद्देश्य इसका क्या है, हर मौसम के लिए अत्यधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना, ये मुख्य कार्य है इसका। कुछ स्मरणीय तथ्य इसका भी याद रखेंगे। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, या कौन मंत्रालय इसको कार्यान्वित करेगी, तो जो मिशन मौसम है उसको वह करेगी कौन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 3 संस्थान को जो है इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी दी गई है। कौन कौन से, एक आईएमडी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वह है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। और तीसरा जो है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो है नोएडा में, जो जिसका क्षेत्र मतलब सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में है। तो ये जो है मुख्य रूप से 3 संस्थान इस मिशन को क्या करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, मिशन मौसम जो है, मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और उसके अंतर्गत 3 संस्थान है, कौन कौन से, एक है तो आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में स्थित है, और तीसरा है एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो कि नोएडा में स्थित है। तो ये स्मरणीय तथ्य था, इंपॉर्टेंट तथ्य था, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलिए, अगर चलें तो इसमें और भी क्या क्या, तो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और एआई एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से ही इसको एकीकृत किया जाएगा मुख्य रूप से। और आप देखें ही कि जलवायु परिवर्तन ये सारी चीज़ें के लिए, या मुख्य रूप से देखा जाए किसके लिए, तो मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ये बस ये सारी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट थी। आगे अगर चले हम, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 अगला न्यूज है, क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, तो इसका नाम क्या है, एनसीएपी एनकैप यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, तो 2019 में लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया गया था कब, 2024 में, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और मुख्य रूप से देखा जाए कौन सा यह मिशन है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के रूप में इसको शुरुआत किया गया था इसका। तो 2024 का जो है सर्वेक्षण, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे।
तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुख्य रूप से देखेंगे तो शहर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार लाना है, एनवायु की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो कार्यक्रम है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, यानी 2024 तक, 19 से 24 तक, यानी 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए? जो पार्टिकुलेट मैटर है यानी पीएम, जैसे आपको पता होगा एक होता है PM 2.5, एक है PM 10। तो ये PM 2.5 और PM 10 मुख्य रूप से देखा जाए तो इस पे जो है जो मॉलिक्यूल होता है, कण होता है एयर में कितने घुले हुए हैं इसको मापने के लिए, तो इसके लिए इंडेक्स भी एक जारी किया गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI क्या जारी किया गया था? NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा बस, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जो है 2019 में शुरू किया गया था। टारगेट 2024 तक था कि क्या करना, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि शहर क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार लाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें। और जो पार्टिकुलेट जो मैटर था उनके स्तर में कितना 20 से 30% तक क्या करना है? कटौती करना है। जो PM 10 और PM 2.5 है उस मैटर के मुख्य रूप से देखा जाए तो उसके स्तरों में क्या करना है? 20 से 30% तक कटौती करना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। मंत्रालय कौन है? मंत्रालय आपका है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अंतर्गत किया गया है। एयर क्वालिटी के आधार पर 130, अब ये याद रखिएगा कितने शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 130 NCAP शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 130 शहरों को रैंकिंग दी गई है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब रैंकिंग तैयार करने के लिए आधार क्या है? तो 3 श्रेणी है, उसमें 3 आधार है मुख्य रूप से, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी जो है 3। तो श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 3 आधार हैं। श्रेणी 1 में 47 शहर हैं, श्रेणी 2 में श्रेणी 1 में 47, श्रेणी 2 में जो है 43 है, श्रेणी 3 में 40 है। ठीक है, तो श्रेणी 1 में कौन होगा? जहां पे जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। श्रेणी 2 में कौन होगा? जहां पे जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच हो। श्रेणी 3 में कौन होगा? जहां जनसंख्या 3 लाख से कम हो। ठीक है, तो 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो कितना रैंक? तो रैंक देखा जाए कहाँ तक, तो 130 मुख्य रूप से NCAP शहरों को रैंकिंग तैयार करना है इसमें एयर क्वालिटी के मामले में। ठीक, आगे अगर हम चलें तो अगर देखा जाए कि प्रत्येक श्रेणी वाले 3 शहरों को क्या करेगी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। और इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से भी नवाजा जाएगा। ठीक है, तो और चीज इसमें जो फैक्ट है याद रखिएगा, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो 7 सितंबर 2024 को जयपुर में, जो राजस्थान में पड़ता है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अवसर पर क्या किया गया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई है। तो स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण 2024 है इसके बारे में देखेंगे, इसका डाटा क्या है। तो इसमें अगर देखेंगे जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो श्रेणी में देखा जाए, श्रेणी 1 में कौन कौन शहर आए हैं? तो सूरत आया है और जबलपुर सेकंड पे आया है, थर्ड पे आगरा है। ये याद रखिएगा बिल्कुल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 हुआ है उसमें 3 श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार। तो फर्स्ट श्रेणी में कौन शहर आया है? सूरत, जबलपुर और आगरा। तो सूरत कहाँ? गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी आया है? आगरा सिटी आया है श्रेणी फर्स्ट में, जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसके लिए श्रेणी फर्स्ट होता है। ठीक है, NCAP, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर एयर क्वालिटी प्रोग्राम जो है इसके तहत, यानी NCAP क्या था? तो NCAP क्या था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर जो है प्रोग्राम है इसके तहत किया गया है। वैसे श्रेणी 2 में देखा जाए तो कौन है? श्रेणी 2 में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर फिरोजाबाद है, सेकंड नंबर पर अमरावती है और थर्ड नंबर पर झांसी है। यानी जहां जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच है वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उसमें कौन शहर अवार्ड जीता है, शीर्ष पे रहा है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर पे अमरावती, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश का झांसी, यानी उत्तर प्रदेश के 2 शहर रहे हैं। ठीक है, और श्रेणी फर्स्ट में केवल उत्तर प्रदेश का 1 शहर रहा है, आगरा, ये याद रखिएगा। फिर थर्ड वाला जो मुख्य रूप से देखा जाए तो जहां पे थर्ड वाला
वाला में हम लोग कौन सा क्राइटेरिया देखे थे, जहाँ 3 लाख से कम जनसंख्या हो। तो 3 लाख से कम जनसंख्या में श्रेणी थर्ड में पहले स्थान पर रायबरेली है उत्तर प्रदेश का, दूसरे स्तर पे जो है दूसरे नंबर पे है नलगोंडा तेलंगाना का, और तीसरे नंबर पे है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का। जहाँ 3 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी वहाँ पे वायु गुणवत्ता जो है सूचकांक, उसमें सबसे थर्ड वाला श्रेणी में सबसे टॉप पे कौन है, रायबरेली शहर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वैसे देखा जाए श्रेणी 1 में टॉप पे कौन है, सूरत है, और थर्ड नंबर पे आगरा है उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर पे जबलपुर मध्य प्रदेश का। वैसे श्रेणी 2 में कौन है, तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर पे अमरावती है महाराष्ट्र का, और थर्ड नंबर पे झांसी है उत्तर प्रदेश का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर देखी जाए श्रेणी 1 में, तो आगरा का जो रैंक रहा है 3 नंबर पे रहा है, स्कोर आगरा का कितना था, 191 था। लखनऊ जो है 4th रैंक में रहा है, मान श्रेणी 1 में देखा जाए तो। वाराणसी को देखा जाए, कानपुर 5 नंबर पे रहा है, वाराणसी 9 नंबर पे रहा है, गाजियाबाद 18, प्रयागराज 20 नंबर पे, और मेरठ 25 नंबर पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। श्रेणी 2 में देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति, तो फिरोजाबाद 1 नंबर पे रहा है, झांसी 3 नंबर पे रहा है, गोरखपुर 4 नंबर पे रहा है, नोएडा 6 नंबर पे, मुरादाबाद 11 और बरेली 17 नंबर पे रहा है। श्रेणी 2 मतलब जहां जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच हो वहां पे, और श्रेणी 1 का मतलब जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वहां की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे श्रेणी 3 में देखा जाए जहां पे जनसंख्या 3 लाख से कम हो, वहां पे उत्तर प्रदेश का रायबरेली 1st नंबर पे है, अनपरा 13 नंबर का है, खुर्जा 16 नंबर पे है, और गजरौला 18 नंबर पे है। ये सब उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं उनको रैंकिंग दी गई थी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। ठीक, तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2019 में। कब टारगेट था, 2024 तक। ठीक है, वायु की गुणवत्ता को क्या करना, सही करना। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चले हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन। अगला पॉइंट आपका अब हो गया क्या, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन आपको पता ही है कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कब लॉन्च किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। अब इसमें क्या किया गया था, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज, यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज प्राप्त करने की दिशा में आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व किया था। मुख्य रूप से बहुत बड़ा चेंज किया गया, और ये भी चेंज किया गया कि इस मिशन के द्वारा देश भर में जो घरेलू शौचालय है उसको उपलब्ध कराने के माध्यम से क्या किया गया, देश को खुले में शौच से मुक्त ODF क्या किया गया, ODF करने पर केंद्रित रहा था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। और आगे अगर देखें हम लोग तो एक लेख प्रकाशित किया गया, इसमें एक आर्टिकल प्रकाशित की गई। कौन सा वो लेख है, तो वह लेख है विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर में क्या किया गया, एक लेख प्रकाशित किया गया। शीर्षक इसका क्या था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर, इस लेख का शीर्षक था। ठीक है, जो 2 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर चला जाए तो इसमें क्या बताया गया है कि नवजात शिशु मृत्यु दर जो है एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन संचालित किया गया था इसके तहत। ठीक, तो यह अध्ययन कौन, शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई थी इसमें। और अध्ययन में क्या पाया कि 2021 से 20 के बीच में, यानी 9 वर्षों 10 वर्षों के बीच की अवधि में 35 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में और 640 जिलों में आंकड़ों का विश्लेषण इसमें किया गया था। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर चले तो इसमें दिखाई दिया है कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में 10% बिंदुओं की वृद्धि होने पर IMR का औसतन 0.9% बिंदु तक की कमी आई है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि जैसे इसको खुले में शौच वाला जो है उसको बंद किया गया है, वैसे वैसे यहाँ पर भी क्या हो रही है, वो 0.9% बिंदु तक कमी आई है IMR, मुख्य रूप से बीमारी जो है, जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। ठीक, वैसे देखा जाए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या किया गया, तो 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पे देखा जाए तो 5.3 और U5MR में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक परिणाम है, रिजल्ट है, जिसके तहत ODF शुरू किया गया था, ODF सिस्टम, और खुले में शौच मुक्त अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत बहुत ज़्यादा प्रयास और उसकी सफलता के बाद यह कमी दिखाई देती है, यह डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगर चले हम लोग तो स्वच्छता ही सेवा अभियान एक था 2024 का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक, तो ये कब लॉन्च किया गया था,
कब से कब तक चला था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला था स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इस सेवा का अभियान जो है, आयोजन जो है, प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस यानी 2 अक्टूबर को किया जाता है। तो इस वर्ष 2 अक्टूबर से पहले किया, मतलब 2 अक्टूबर से पहले किया जाता है। तो इस समय किया गया था 2024 में 17 सितंबर से, ठीक, ये याद रखिएगा। और अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो यह स्वच्छता ही सेवा अभियान जो 2024 का था, वह केंद्रीय विषय क्या था? तो 4S पे था, स्वच्छता, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 है, वह उसका केंद्रीय विषय क्या है? 4S। 4S का मतलब S से स्वभाव, S से स्वच्छता, S से संस्कार, S से स्वच्छता, ठीक है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, 4S इसका विषय है, थीम है। आगे देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या है। आगे हम लोग अगर चलें तो है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग, तो भारत का 23 विधि आयोग जो है क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, आपको पता ही है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जो गैर सांविधिक निकाय है ये एक प्रकार का विधि आयोग। और इसमें देखा जाए तो विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होता है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तब इसका गठन किया जाता है। किसका? विधि आयोग का गठन किया जाता है, ठीक। तो इसकी सिफारिश से इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है, किसके? भारत की विधि आयोग का। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये याद रखिएगा कौन सी बॉडी है? गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गैर संवैधानिक निकाय है विधि आयोग, ठीक। आगे देखिए और क्या आपको याद रखने वाला चीज है? तो याद रखने वाला चीज है कि 2 सितंबर को 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, अधिसूचना जारी किया गया है। तो वर्तमान में कौन सा विधि आयोग? 23वां विधि आयोग, ठीक है। लॉ कमीशन जो है 23वां है, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसकी अवधि क्या है? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए गठन किया गया है। और 23वीं जो विधि आयोग है उसके गठन को मंजूरी दे दी गई है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। अब इसमें कौन कौन होते हैं विधि आयोग में? तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसमें होता है 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होता है, सदस्य सचिव सहित जो होते हैं वो, फिर सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में होते हैं, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में होते हैं, और 5 अंशकालीन सदस्य होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। उस 5 पार्ट टाइम मेंबर से अधिक इसमें मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए 23वां विधि आयोग का गठन कर दिया गया है। और गठन करने के लिए मंजूरी कौन देता है? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विधि आयोग का जो गठन किया जाता है वह विधि कार्य विभाग जो है एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो है वह एक नोटिफिकेशन जारी करती है भारत सरकार का विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा, और तब जाके क्या किया जाता है? गठन किया जाता है विधि आयोग का। तो अभी कौन सा? 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है, ये याद रखिएगा। विधि आयोग का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पे होगा? इसका नई दिल्ली में स्थित होगा, ठीक है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक समाप्त हो जाएगा? मतलब समाप्त हो गया है 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। तो अभी जो चल रहा है वो 23वां विधि आयोग चल रहा है और लॉ कमीशन, और मुख्य रूप से समाप्त होने वाला है 31 अगस्त 2027 को समाप्त होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो रिटायर्ड जज थे। तो रिटायर्ड जज ऋतुराज जो अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी जो थे वो 22वें विधि आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। अगला हम लोगों का मुख्य रूप से देखा जाए अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है हमारा डिजिटल कृषि मिशन। कौन सा? डिजिटल कृषि मिशन है। तो डिजिटल कृषि मिशन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो यह मुख्य रूप से देखा जाए केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए क्या किया गया था? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। कब? 2023-24 के बजट में, ठीक। तो उसके बाद क्या किया गया? केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा घोषणा की गई, और उसके अनुसार केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्यों के साथ साझेदारी के साथ अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। तो डिजिटल कृषि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह मुख्य रूप से लागू करेगी सरकार। कितने वर्षों में? अगले 3 वर्षों में। किसके साथ मिलकर? राज्य सरकारों के साथ मिलकर, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या किया गया? किसानों और उनकी भूमि को कवर किया गया जाएगा इसके अंतर्गत, और 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसान और उनकी भूमि का विवरण भी रजिस्ट्री किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं इसमें। आगे चलिए।
अगला इसमें अगर इम्पोर्टेंट तथ्य अगर देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है कि इसमें कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म की रख रखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक ही रूप में सभी प्लेटफॉर्म इस पे उपस्थित रहेंगे। ठीक, तो इससे रिलेटेड था ये। अगला देखिए, अगला हमारा पॉइंट क्या है, डिजिटल कृषि मिशन। अगला क्या है, डिजिटल कृषि मिशन का मूलभूत स्तंभ क्या है। तो डिजिटल कृषि मिशन जो है वो क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, व्यापक योजना है, और इसके अम्ब्रेला स्कीम के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब इसका मूलभूत 2 स्तंभ है। कितने स्तंभों पे ये कार्य करेगा, तो 2 स्तंभों पे ये कार्य करने वाला है। तो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली मुख्य रूप से इसका इस मतलब इसका मुख्य रूप से देखा जाए मूलभूत स्तंभ है क्या, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के अंतर्गत। मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग की जाएगी इसके अंतर्गत, सॉइल प्रोफाइलिंग मैपिंग भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें किसान की पहचान के लिए क्या होगा, एग्री स्टैक भी होगा। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। आगे चलिए, एग्री स्टैक में कितने घटक शामिल होंगे, तो एग्री स्टैक में जो 3 मुख्य प्रमुख घटक हैं वो शामिल रहेंगे। किसान रजिस्ट्री जो है वह, या मुख्य रूप से देखेंगे भू संदर्भित गांव के नक्शे होंगे, बोई गई फसल की रजिस्ट्री, ये सारी चीजें इसमें होंगी। और किसान आईडी की भी शुरुआत इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो किसान आईडी की भी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। किसान आईडी भी प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक, अब इसमें देखा जाए किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ये परियोजनाएं मुख्य रूप से देखा जाए प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं, वो है पहला उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा गुजरात में गांधीनगर में, कौन सा, किसान आईडी के बारे में बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में बीड में, हरियाणा में यमुनानगर में, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब में, और तमिलनाडु के बिरुधु नगर में तमिलनाडु के। ठीक है, तो याद रखिएगा किसान आईडी निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण कहाँ कहाँ शुरू किया गया है, तो 6 राज्यों में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। आपसे उत्तर प्रदेश के राज्य का जगह भी पूछ सकता है, फर्रुखाबाद में। ठीक, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें, अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो इसमें मृदा की प्रोफाइलिंग भी की जाएगी। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के रूप में भी काम करेगा। मौसम वगैरह सारी चीज़ों के बारे में भी इसमें प्रोफाइलिंग की जाएगी। मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्रण भी किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, देश के लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसका एक संबंधे 10,000 के पैमाने पर क्या किया जाएगा, प्रोफाइलिंग की जाएगी, मृदा प्रोफाइलिंग मानचित्रण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके अंतर्गत और भी क्या किया जाएगा इसके अतिरिक्त इस मिशन के अंतर्गत, तो डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण का भी मुख्य रूप से डिजाइन किया गया। फसल कटाई के प्रयोग पर जो उपज है उसका अनुमान भी प्रदान करेगा ये। ठीक, अगला देखिए, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, तो भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, केंद्र सरकार 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी। तो ये याद रखिएगा, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, कब, 2021 में शुरू किया गया था, 2021 में। तो सेमीकंडक्टर जो होता है, डिस्प्ले पारितंत्र, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये परियोजना शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इस चीज़ को याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आगे देखिए, जो सेमीकंडक्टर है और डिस्प्ले जो परितंत्र है उसके विकास के लिए क्या किया गया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है, इसकी स्थापना किया गया है। तो ये याद रखिएगा कौन सा मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये मिशन क्या करेगा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत व्यापार प्रभाग बिजनेस डिवीजन के रूप में कार्य करेगा, और सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसको स्वीकृति योजनाओं के लिए क्या किया गया है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक, आगे देखा जाए तो इसमें और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसके तहत केंद्र सरकार ने जो साणंद गुजरात है वहां पे अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कब, 2 सितंबर 2024 को। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो यूनिट है कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा, और कहाँ पे, गुजरात के साणंद में। ठीक है, किया गया है 2 सितंबर 2024 को, और प्रस्तावित इकाई कितना है, 3300 करोड़ रुपया के निवेश से स्थापित किया जाएगा इसमें। आगे देखिए अगला क्या चीज है, तो अगला अगर हम देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि धोलेरा
याद रखना है आपको। 3 इकाइयों का विवरण कहाँ कहाँ पे है ये याद रखिए। धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब है। धोलेरा गुजरात में TEPL टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मुख्य रूप से देखा जाए तो इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलिए, इस इकाई की जो क्षमता है कितनी है, 50,000 वाफर स्टार्स पर मंथ, इतना होगा। 50,000 वाफर स्टार्स पर मंथ होगा इसका, मुख्य रूप से इसकी इकाई की क्षमता होगी। और भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर जो फैब है, पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर जो फैब है भारत की, वह यह होगी। कौन होगी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से, यानी यह मुख्य रूप से जो ISM है, यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत यह जो गुजरात को दिया गया वह होगी। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, तो इसका शिलान्यास कब किया गया है, तो 13 मार्च 2024 को किया गया है। ठीक है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत कुल कितने सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की मंजूरी दी गई है, 5। ये याद रखिएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है इसके अंतर्गत कितने अब तक मुख्य रूप से देखा जाए सेमीकंडक्टर जो इकाई है उनकी स्थापना की मंजूरी दी गई है, तो 5। ठीक है, अब देखिए भारत अमेरिका साझेदारी, इंडिया USA जो पार्टनरशिप है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 9 सितंबर 2024 को अमेरिका विदेश विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत क्या किया गया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो साझेदारी का उद्देश्य क्या है, ITSI इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और इनोवेशन कोर्स के तहत क्या किया जाएगा, वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला हमारा न्यूज क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। इसमें अभी देखेंगे, अभी बदलाव हुआ है हाल ही के समय में, तो उससे संबंधित रिलेटेड मुख्य रूप से देखा जाए न्यूज है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के संविधान के तहत क्या है, सर्वोच्च न्याय की निकाय है। ठीक है, और संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, 124 में। और हम लोग पढ़े भी हैं, एक स्पेशल जो वीडियो है उसमें अनुच्छेद 124 भी पढ़े थे हम लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब हम लोग पढ़े थे, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, तो उसी से संबंधित वो सारी चीज़ें हैं। तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसकी स्थापना कब की गई है, ये याद रखिएगा, 28 जनवरी को की गई थी। तो 28 जनवरी 1950 को की गई थी इसकी स्थापना, संविधान लागू होने के बाद ठीक अस्तित्व में आया था। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को ही किया गया था। उस समय भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे, हरिलाल जे कानिया थे। और 28 जनवरी 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस मनाया और उसी स्थापना दिवस के तहत हीरक जयंती वर्ष की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, डायमंड जुबली ईयर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरक जयंती वर्ष, डायमंड जुबली ईयर, इसी 28 जनवरी 2024 से मनाना शुरू किया गया है। ठीक है, और 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक, जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 में स्थापना किया गया था। इससे पहले भी स्थापना किया था, वहाँ ब्रिटिश रूल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके तहत 1774 में भी किया गया था। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। तो आगे देखिए, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने क्या किया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया है, अनावरण किया है। तो न्यायालय का ध्वज जो है किस रंग का है, याद रखिएगा, नीले रंग का है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है वो नीले रंग का है। और इस ध्वज में जो है संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब इस ध्वज में देखा जाए तो न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है और अशोक चक्र को भी स्थान दिया गया है न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर। ठीक है, और संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त, एक सर्किल से घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत में लिखा हुआ है क्या, यतो धर्म अस्ततो जय। क्या लिखा गया है, याद रखिएगा, यतो धर्म अस्ततो जय, यह लिखा गया है। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो डिजाइन जो है मुख्य रूप से तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक, नया जो है इंसिग्निया जो के रूप में भी कार्य करेगी, नया प्रतीक है। तो याद रखिएगा, नीले रंग का ध्वज है और मुख्य रूप से देखा जाए तो उस पर गोलाकार भवन है जो सर्वोच्च न्यायालय का, वो दिखाया गया है। उसको सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है और इसमें देखा जाए तो एक सर्किल में है, अशोक चक्र भी इसमें दिखाया गया है। निचले भाग में क्या लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, यतो धर्म अस्ततो जय।
ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के जो 75 वर्ष होंगे तो उसमें सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जिला न्यायालयिक सम्मेलन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के आयोजन भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। या G20 का भी शिखर सम्मेलन जो है यहीं पे हुआ था। ठीक है, 2023 वाला जो भारत में संपन्न हुआ था जो G20। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। बांधवगढ़ पतन। बांधवगढ़ यानी बांधवगढ़ कहा जाता है, पतन का शिलान्यास किया गया है। तो भारत में अब जो है कितने महापतन हो गए? हमने पढ़े थे पिछली क्लास में 13 महापतन। 13वां कौन है? गलेथिया बे है। गलेथिया बे वाला था। ठीक है, जो ग्रेट निकोबार में है। तो 13 महापतन जो है मेजर पोर्ट है वो अधिसूचित किया गया है, जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व है। तो महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत क्या किया गया है? प्रावधानों को इसके द्वारा ये शासित होता है महापतन। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेजर जो पोर्ट है उस पर शासित होता है। ठीक, आगे अगर चले हम लोग तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट जो है स्थित होगा ये कौन सा? बांधवगढ़ पोर्ट। ठीक है, तो बांधवगढ़ पोर्ट है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो बस इतना ही चीज़ है। बांधवगढ़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये किया जाएगा, ये परियोजना का मुख्य रूप से कार्य करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें हिस्सेदारी जो होगी वो गठित एक विशेषज्ञ प्रयोजन वाहन जो है इसमें हिस्सेदारी 74% और 76% इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, 74% और कितना? 26% है। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटी है और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है उसके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ प्रयोजन वाहन है। कौन? PPL। और ये क्या करेगा? इसमें हिस्सेदारी जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का क्रमशः 74% और 26% रहने वाला है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि यह बांधवगढ़ पतन कहाँ पर शिलान्यास किया गया है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट है। ठीक, ये याद रखिएगा बस। और महापतन की संख्या बोले तो 13 है। ठीक है, 13वां कौन है? गलेथिया बे वाला। हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाद में इसको भी बांधवगढ़ को भी बाद में बताया गया कि ग्रीनफील्ड ड्रीप ड्राफ्ट महापतन के रूप में इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, 14वें पतन के महापतन के रूप में किया जाएगा। तो अभी तो 13 ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक ना। तो बांधवगढ़ जो पतन है वर्ष 2035 में 15 मिलियन TEU की कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो 2040 तक बढ़ाया जाएगा इसकी क्षमता और। ठीक, ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। कौन सा इंडेक्स है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है क्या? यह कौन निकालता है? CPPI यानी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो है वो जारी किया गया है। और कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कौन जारी करता है? विकास इसका कौन किया था सूचकांक का? विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया। ये याद रखिएगा कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है कौन सा संस्करण था? 2023 वाला चौथा था। निकालता कौन है? विकसित कौन किया है इस इंडेक्स को? विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर देखा जाए इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पतन प्रथम पे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में लगातार दूसरे वर्ष भी चीन का यांगसान पतन फर्स्ट स्थान पे प्राप्त रहा है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और विश्व के 100 पतनों की सूची में भारत के 9 पतनों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया है। ठीक, ये तो इसमें से देखा जाए विश्व के शीर्ष 20 पतनों की सूची में विशाखापत्तनम पतन जो है 19वें स्थान पे जो है दिया गया है वो शामिल है। तो विशाखापत्तनम 19वां स्थान है और टॉप 20 वर्ल्ड पे वर्ल्ड वाले जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये शामिल है। ठीक, आगे चलिए 2022 में अगर देखा जाए तो पतन का स्थान कितना था? पतन 115वें स्थान पर था। ठीक, लेकिन अब जो है कितने स्थान पर आ गया है? तो देख लीजिए 19वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मुंद्रा पतन कहाँ पे है? गुजरात में है। पीपापाव पतन जो है गुजरात में है। कामराजर पतन जो है तमिलनाडु में है, 47 नंबर रैंक जो है उसको मिला है। कोचीन पतन केरल में है, 63 रैंक मिला है। हजारी पतन गुजरात में है, 68 रैंक मिला हुआ है। कृष्णापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में 71 रैंक मिला हुआ है। चेन्नई पतन तमिलनाडु में है, 80 रैंक मिला हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पतन जो महाराष्ट्र में है 96 नंबर रैंक उसका आया हुआ है CPPI में। CPPI का मतलब क्या हुआ? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक, आगे चलिए अगला है NICDP। NICDP जो है 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दिया है। कौन?
NICDP। तो NICDP है क्या, पहले देख लीजिए। NICDP जो है वह नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के रूप में यह मुख्य रूप से कार्यक्रम है। ठीक, तो भविष्य के औद्योगिक शहरों के रूप में विकास करना इसका मुख्य काम है, और दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत यह औद्योगिक शहरों का क्या करता है, स्मार्ट शहरों के रूप में परिकल्पना करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। तो यह जो NICDP है वह उसके अंग के रूप में 4 चरण दिसंबर 2020 में भारत सरकार शुरू किया है। 11 औद्योगिक गलियारों को विकास की स्वीकृति दी थी। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलें, तो आगे क्या है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का इसमें उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नए स्वीकृत जो औद्योगिक शहर हैं उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसमें कौन नए स्वीकृत औद्योगिक शहर हैं जिनके नाम घोषित किए गए हैं, और घोषित कौन करता है, मुख्य रूप से NICDP है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, 12 नए घोषित हुए हैं, 12 नए हैं कौन, एक है खुरपिया उत्तराखंड में है, राजपुरा पटियाला पंजाब में है, दीघी महाराष्ट्र में है, पलक्कड़ केरल में है, आगरा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्र प्रदेश, कोपरथी आंध्र प्रदेश, और जोधपुर पाली राजस्थान में है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो NICDP 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे इसमें है। कौन कौन सा है, पहला है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, पहला। दूसरा जो औद्योगिक गलियारा है वो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है। तीसरा जो है वो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है। चौथा है जो बिजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा है। पांचवा जो बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा है। छठवां ओडिशा आर्थिक गलियारा है। सातवां हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा है। आठवां आपका हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा है वो है। नौवां जो है वो हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है, और 10वां जो है वो कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक CBIC का विस्तार है। ठीक है, CBIC माने चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा का विस्तार है। वैसे 11वां जो है दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा है। ठीक है, तो 11 है, 12 और घोषित किया है। 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर कौन कौन है, तो एक है धोलरा, कहाँ पे है, मुख्य रूप से गुजरात में है। दूसरा है औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र में है। तीसरा एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और चौथा है एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ये कहाँ पे, विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, ये था न्यूज। अगला पॉइंट हमारा क्या है, एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना, तो इसके बारे में देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो कर्मचारी जो थे वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के लिए, इनकम सिक्योरिटी के लिए प्रदान करने के लिए क्या किया है, एकीकृत पेंशन योजना UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या किया है, मंजूरी दिया है। तो ये क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के तहत क्या क्या चीजें हैं। तो इस योजना से क्या होगा, लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो ये तो अलग बात है, लेकिन एकीकृत जो है यानी एकीकृत पेंशन योजना जो है, यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है, क्या है इसको देखिए। तो इसको देखा जाएगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है NPS नेशनल पेंशन जो सिस्टम है, उसके तहत जो लाभार्थी हैं उनके पास UPS पर स्विच करने का भी एक विकल्प होगा, यानी वो चाहे तो NPS से UPS पर भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या है देख लीजिए। तो 25 अगस्त को सभी कर्मचारियों के लिए क्या किया गया, UPS की मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सभी कर्मचारियों को क्या कर दिया है, यूनिफाइड जो है मुख्य रूप से देखा जाए वो कौन सा है, पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान किया है। ठीक, कौन, महाराष्ट्र, इस चीज को याद रखिएगा। तो यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, एकीकृत पेंशन योजना, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ये याद रखिएगा। कब से, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और कोई चाहे NPS से UPS में ट्रांसफर होना तो हो सकता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। मुख्यतः क्या, तो जो रिटायर्ड होते हैं उससे पहले के अंतिम 12 महीनों में जो प्राप्त औसत मूल्य होता है, एवरेज बेसिक पे होता है, उसका 50% समतुल्य राशि मूल्य पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप अंतिम 12 महीना, जैसे आप रिटायर होने वाले हैं और अंतिम 12 महीने में 1 साल के अंदर आपका जो तनख्वाह है वो 90,000 हो गया, 90,000 है, तो उसका 50% 45,000 रुपये आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। इसमें यह है, तो 50% समतुल्य जो राशि है मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हालांकि यह पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है, यानी कम से कम आप 25 वर्षों की सेवा किए होंगे
तभी आपको मिलेगी, अन्यथा जो है नहीं मिलेगी। कम से कम 25 वर्ष सेवा में रहे होंगे, सर्विस में रहे होंगे तभी मिलेगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, न्यूनतम 10 वर्षों तक अगर सेवा प्रदान करने वाला कर्मचारी ही क्या कर सकता है, यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त होगा। ये भी मिनिमम भी दिया है क्राइटेरिया, कम से कम 10 से कम वर्ष अगर किए हैं, सेवा में है, तब नहीं। ठीक है, तो कब से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और कर्मचारी का अगर निधन हो जाता है तो निधन से पहले प्राप्त पेंशन का 60% जो है वो समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा मुख्य रूप से। ठीक, तो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो इसमें मूल वेतन यूपीएस कार्यान्वयन के लिए क्या किया जाए, कर्मचारी का योगदान जो है वेतन यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जोड़कर 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान कितना रहेगा, 18.5%। ये याद रखिएगा। तो मूल वेतन का 10% और केंद्र सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। ठीक है, बाकी अगला जो है एनपीएस देखिए, नेशनल पेमेंट जो है, जो पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वात्सल्य, उसके अंतर्गत क्या है, तो अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है इसमें। तो अब जो केंद्रीय बजट है 2024-25 में, उसमें बताया गया है जो माइनर्स हैं या अवयस्क जो बच्चे हैं उनके लिए नई पेंशन योजना जो है उसी का घोषणा किया गया है, जिसका नाम क्या है, वात्सल्य है। तो वात्सल्य क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम है, जो मुख्य रूप से 24-25 बजट में घोषित किया गया है अवयस्क बच्चों के लिए। अब ये क्या है, यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। कैसा योजना है, अंशदान आधारित पेंशन योजना है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब किसने, 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के पात्र होंगे, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक, और सब्सक्राइबर को क्या होगा, प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना होगा। ठीक, तब जाके होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, न्यूनतम 1000 है। इस योजना के तहत क्या होगा, तो माता पिता और जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा एनपीएस में, नेशनल पेमेंट सिस्टम में, और तब उसके तहत फिर जाके क्या होगा, पेंशन मिलता है बाद में। तो बच्चों के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक समान एनपीएस खाते में भी बदला जा सकता है। तो नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है, एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 क्या है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत कब की गई थी, 29 सितंबर 2015 को की गई थी। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। और एनआईआरएफ जो है देश भर में क्या करता है, जो हाई एजुकेशन होता है, संस्थान इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनमें रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो रैंकिंग प्रदान करने के लिए रूपरेखा कौन तैयार करता है, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो हायर एजुकेशन होता है, उच्च जो शिक्षा होता है, वहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थान जो होते हैं वहाँ पे रैंकिंग उनको प्रदान करता है। ठीक है, प्रथम संस्करण इसका कब जारी किया गया था, 2016 में, ये याद रखिएगा। आगे अगर चले तो इसमें यह रैंकिंग कहाँ, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई थी। और अगर देखा जाए इंडिया रैंकिंग का कौवा संस्करण, अगर देखा जाए कौवा संस्करण जारी किया गया है, तो मुख्य रूप से यह पहला जारी किया गया था 2016 में, तो 2024 में कौवा जारी किया गया होगा, 8वां। ठीक है, तो 8 श्रेणियों में देखा जाता है, रैंकिंग जारी की जाती है। तो एक तो है ओवरऑल पे, एक होता है कॉलेज स्तर पे, एक यूनिवर्सिटी के स्तर पे, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्तर पे, एक इनोवेशन के स्तर पे, एक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के स्तर पे, एक जो है ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में, और एक स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में भी इसको 8 श्रेणियों में क्या किया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। उसमें देखा जाए तो इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषय के अंतर्गत भी इस संस्थानों को रैंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो समग्र श्रेणी में देखा जाए तो लगातार 6वें वर्ष 2019 से 24 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास प्रथम पे रहा है। तो इंडिया रैंकिंग में क्या आ रहा है, इसमें इंडिया रैंकिंग 2024 रिपोर्ट में लगातार सभी श्रेणियों में फर्स्ट पे कौन रहा है, आईआईटी मद्रास रहा है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और देखा जाए आईआईटी मद्रास को तो लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान पे रहा है, लगातार 9वां जो है संस्करण है, 9वें वर्ष प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक, ये भी देखिए। विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु लगातार 9 वर्ष में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आईआईटी मद्रास चेन्नई में है, स्कोर इसका देखिए 86.42 है। फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 83.28% है।
स्कोर जो 828 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे का तीसरे नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली चौथे नंबर पर, आईआईटी कानपुर पांचवें नंबर पे है। आगे चला जाए, इंडिया रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है उनकी क्या स्थिति है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसमें आईआईटी कानपुर का 5वां स्थान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसका 11वां स्थान है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 16वां स्थान है, और आईआईटी जो बीएचयू है वाराणसी उसका 30वां स्थान है। एएमटी विश्वविद्यालय जो है उसका 49वां स्थान है जो गौतम बुद्ध नगर में है। बाबा साहब आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में जो है उसका रैंकिंग में 58 नंबर का स्थान है, 58 नंबर का। फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में है उसका स्थान क्या है, 88 नंबर है। और शिव नाडर विश्वविद्यालय 95 गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा में, तो 95 नंबर का रैंकिंग है। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर कौन कौन किसको मिला है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु को मिला है, आईआईटी बेंगलुरु कर्नाटक। कॉलेज श्रेणी में देखा जाए तो हिंदू कॉलेज को दिल्ली में। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। नवाचार में आईआईटी बॉम्बे को। मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में ओपन जो यूनिवर्सिटी है उसमें देखा जाए तो उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली का है, इग्नू, उसको मिला है। कौशल विश्वविद्यालय में देखा जाए तो सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे जो महाराष्ट्र है उसको मिला है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में देखा जाए तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु इसको मिला है। ठीक, आगे चलिए, इंडिया रैंकिंग विभिन्न विषयों में अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास को, मैनेजमेंट में आईआईटी अहमदाबाद को, फार्मेसी में जामिया हमदर्द को, चिकित्सा में अखिल भारतीय एम्स जो दिल्ली है उसको, और दंत चिकित्सा में देखा जाए तो तमिलनाडु की सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज इसको मिला है। और विधि में देखा जाए तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडेक्स है 2023-24 को 2023-24 का इसको रिलीज किया गया है। तो सर्वप्रथम प्रकाशन इसका हुआ था एसडीजी इंडेक्स का कब, 2018 में। तो 2018 में एसडीजी इंडेक्स का सबसे पहले प्रकाशन किया गया था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र जो है भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल होती है, यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, एसडीजी इंडिया जो इंडेक्स है इसका कौन संस्करण था, तो पहला संस्करण तो 2018 में हुआ था। पहला संस्करण कब हुआ था, 2018 में। तो ये कौन सा था 2023-24 में, चौथा संस्करण था। कौन सा, चौथा संस्करण। कौन जारी करता है, नीति आयोग, ये याद रखिएगा, नीति आयोग। तो इसमें देखा जाए जो इसके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन बेरी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, तो विषय क्या है इस समय एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का, केंद्रीय विषय जो है वो है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, टुवार्ड विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, ये है इसका मुख्य रूप से विषय। ठीक, आगे अगर देखा जाए कि 16 लक्ष्य हैं, 17वें लक्ष्य पे गुणात्मक विश्लेषण है और 70 उप लक्ष्यों और 113 संकेतक पे आधारित है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद क्या रखना है, तो इसमें याद रखना है कि चौथे संस्करण के तहत कौन कौन किसका स्कोर कितना रहा, ये याद रखना है। तो इसमें जो समग्र स्कोर होता है वो 0 से 100 के बीच के रेंज में होता है। ठीक है, किसमें, 0 से 100 के बीच में होता है। अब 0 से 100 के बीच में देखा जाए तो उसमें आकांक्षी में अगर देखा जाए तो 4 श्रेणियों में बटा होता है, जिसमें आकांक्षी में 0 से 49 अंक वाले, प्रदर्शनकर्ता में 50 से 64, अग्रणी में 65 से 99 और लक्ष्य प्राप्त करता 100 अंक को मिलता है, जो प्राप्त कर लेता है 100 अंक। तो 4 श्रेणियों में विभाजित है ये, 0 से 100 तक की रैंक पे आधारित है। 0 से 100 तक अंक दिया जाता है, उसी पर रैंक निर्धारित होती है। ठीक, याद रखिएगा। तो 23-24 2018 से ही शुरू किया गया। 23-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर कितना रहा है, 71, ये याद रखिएगा। तो भारत किस श्रेणी में है, तीसरे श्रेणी यानी अग्रणी श्रेणी में है, फ्रंट रनर में है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो भारत का कुल स्कोर कितना है, 71 है 23-24 में। ठीक है, याद रखिएगा। एसडीजी 1 में गरीबी उन्मूलन है। एसडीजी 8 में क्या था, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास था। 13 में क्या था, जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए यह इन फ्रंट रनर में रहा है, क्योंकि रनर में क्या 65 से 99 अंक वाला है। भारत का रंग कितना है, 71 आया, स्कोर इतना आया। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे अगर देखें तो राज्यों में अगर देखा जाए कौन राज्य जो है अग्रणी रहा या किस राज्य का कितना स्कोर रहा, तो इस बार जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का 25वां, जम्मू कश्मीर का 21वां,
यानी मुख्य रूप से देखा जाए, स्कोर देखा जाए तो राज्यों में सबसे पहला रैंक जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। दूसरा जो रैंक मिला है जम्मू कश्मीर को, तीसरा उत्तराखंड को, चौथा सिक्किम को और पांचवा हरियाणा को। ठीक है, रैंक में देखा जाए तो एसडीजी में रैंक जो है उत्तर प्रदेश का 25 है, जम्मू कश्मीर का 21 है, उत्तराखंड का 19 है, सिक्किम का 18 है, हरियाणा का 17 है। याद रख लीजिएगा। अगर आगे देखें तो एसडीजी इंडेक्स में संयुक्त रैंकिंग में देखा जाए तो केरल और उत्तराखंड का प्रत्येक का स्कोर कितना है, 79 है शीर्ष स्थान पे। तो शीर्ष स्थान पे दो राज्य हैं, केरल और उत्तराखंड। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए, यूटीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, चंडीगढ़ का 77 है, और भारत का ऑन द होल पे 71 है। ये याद रखिएगा। कौन जारी करता है, नीति आयोग। कब से, 2018 से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, सबसे कम में देखा जाए तो बिहार का है, 28 रैंक पे है। फिर झारखंड का 27वां रैंक है, नागालैंड का 25वां है, अरुणाचल प्रदेश का 23वां है, उड़ीसा का 22वां है, राजस्थान का 18वां है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखें, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है फर्स्ट नंबर पे है, पुदुचेरी सेकेंड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है जो अंडमान निकोबार, 6 नंबर पे लक्षद्वीप है, 8 नंबर पे लद्दाख है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, संविधान हत्या दिवस क्या है, संविधान हत्या दिवस ये क्या है। जैसे आपातकाल इमरजेंसी लगा था, उसी से रिलेटेड अभी जो नया लोकसभा का गठन हुआ है तो उसमें मनाने के लिए बात की गई है। ठीक है, तो उसमें देखा जाए तो संविधान हत्या दिवस यानी आपको पता है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उससे संबंधित है, जो इंदिरा गांधी सरकार में लगाई गई थी, आपातकाल जो लगाई गई थी। तो आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने पूरा पढ़ा है आपातकाल के बारे में, तो वहाँ पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संविधान हत्या दिवस मतलब 352 का प्रयोग किया गया था। ऐसे तो आपातकाल का वर्णन जो है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है, आप पढ़े ही होंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट वहाँ पे बता रहा हूँ, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा या अपने पॉलिटी में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ये भी यहाँ से फैक्ट याद कर लीजिएगा। वहाँ सारी चीज़ें, इस सभी चीज़ों का मैंने वहाँ पे वर्णन किया है। ठीक, आगे देखिए, तो संविधान हत्या दिवस क्या है, तो वही आपातकाल के संबंधित 25 जून 1975 को जो आपातकाल की घोषणा की गई, उसी को 25 जून को क्या संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए क्या किया गया है, यह शुरुआत की गई है। तो यह मुख्य रूप से क्या है, जो आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ आपसे जाके, या तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए या सर्च कीजिए मुख्य रूप से क्या इमरजेंसी प्रोविजन, तो वहाँ से आपका आ जाएगा वीडियो और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसमें 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने के तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट गया और लाखों लोगों का कारण जेल में डाल दिया गया, सारी चीज़ें हुई थी, तानाशाही हुई थी, ये सब पढ़े हैं हम लोग। बस ये याद रखिए कि 25 जून 1975 को यह किया गया था। प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की गई है। ठीक है, तो राजपत्र में भी, गजट में भी क्या किया गया, प्रकाशित कर दिया गया इसको। आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जो है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन के लिए अगर बात किया जाए तो एआई को नवाचार में और विश्व में अग्रणी देश में रूप में स्थापित करने की भारत की जो आकांक्षा है, उसी के दृष्टिगत ये क्या किया गया है, वैश्विक इंडिया जो है एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल जो इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 है, ये कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था, ये याद रखिएगा। तो एआई ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में, कहाँ, भारत मंडपम में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। मंत्रालय याद रखिएगा, कौन सा मंत्रालय, तो आयोजन में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और कौन है वो, अश्विनी वैष्णव जी हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, आगे देखें, अगर देखिए जो शिखर सम्मेलन हुआ, जो समिट हुआ, उसमें ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और जीपीएआई के द्वारा इस मुख्य रूप से इसमें भागीदारी भी रही। इसमें एआई प्रशंसा दिवस, इसको याद रखिएगा। एआई प्रशंसा दिवस क्या है, तो प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, ये याद रखिए बस। फिर एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव क्या है, तो 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए जो है
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या किया, ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये पहला बार अवसर था जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित रेगुलेट करने के लिए प्रस्ताव को क्या किया है, अंगीकृत किया है। तो इसको याद रखिएगा। 123 देशों के द्वारा यह प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपना लिया गया। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिए। और सभी 193 सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त है। तो इवन जीए को थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ठीक, आगे देखिए, इंडिया एआई मिशन, भारत का जो एआई मिशन है उसके बारे में। तो इंडिया एआई मिशन क्या है, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उन मशीनों को कंप्यूटर प्रोग्राम्स के निर्माण, विज्ञान और अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग है उसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो कवर करने के लिए, जो कंप्यूटर मनुष्यों की तरफ व्यवहार करने में, आप जानते हैं एआई क्या है, सभी चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये सारी चीज़ों को। तो इसके मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल ने वो क्या किया है, एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दिया है। तो इंडिया जो एआई मिशन जो है वो है क्या, देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। तो मुख्य रूप से अगले 5 वर्षों के लिए यह मिशन शुरू किया गया है, इंडिया एआई मिशन। ठीक, ये याद लिखिए। और देखा जाए अगर मुख्य रूप से, तो इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंडिया एआई मिशन को कार्यान्वित कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो इम्प्लीमेंट करेगा कौन, इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है वो आता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसी के द्वारा इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और घटक इसके कौन है, तो मुख्य रूप से स्तंभ के माध्यम से उच्च स्तरीय विस्तार योग्य एआई कंप्यूटिंग परिस्थिति तंत्र का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट है क्या है, दूरसंचार अधिनियम, टेलीकॉम एक्ट 2023। क्या है, टेलीकॉम एक्ट जो है 2023, ये क्या है, तो इसको देखिए लोकसभा में अभी पेश किया गया है और राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया इसको। ठीक, तो उसके उपरांत क्या चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया और मुख्य रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये क्या हो गया, एक्ट बन गया है। तो दूरसंचार अधिनियम 2023 जो है, एक्ट जो है मुख्य रूप से 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो दूरसंचार जो सेवाएं हैं और जो दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, संचालन, स्पेक्ट्रम के आवंटन, इससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। तो बस इसमें ये याद रखना है, दूरसंचार अधिनियम 2023 लागू है इस समय, नया संशोधन इसमें हो गया है। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें संशोधन किया गया है, तो इसको प्राप्त करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करना, केंद्र सरकार पहले प्राधिकरण अथवा जो ऑथराइजेशन है उसको प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत होगी, इसको दूरसंचार सेवा प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख रखाव, विस्तार, रेडियो उपकरण धारण करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेक्ट्रम का जो नीलामी होगा या आवंटन किया जाएगा, नीलामी द्वारा आवंटन किया जाएगा, ये चीज़ें इसमें डाली गई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, विज्ञापन जो संदेश है, जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड का निर्माण किया जाएगा। मालवेयर निर्दिष्ट संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत जो वंचित क्षेत्र है वहां दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लाइजेशन फंड क्या किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल भारत निधि भी कर दिया गया इस फंड का नाम। जो फंड था दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा मुख्य रूप से इस प्रावधान को बरकरार रखा गया है और इस फंड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि फंड कर दिया गया है, डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है इसका नाम। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे अगर चलें तो दूरसंचार अधिनियम जो 2023 में संशोधन हुआ है उसकी धारा 24(1) जो 24(1) धारा जो है, यानी मुख्य रूप से अधिसूचित जो किया गया है, दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 अधिसूचित किया गया है। इसकी धारा जो 24(1) है, इसके तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि के प्रबंधन और कार्यान्वयन को क्या करना है, बेहतर बनाना इसका काम है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें क्या किया गया है, कहा गया है कि प्राधिकार प्राप्त किए बिना अगर टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक और अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर रहा है तो 3 वर्ष तक कैद या 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है, ये इसमें जोड़ा गया। और प्राधिकार प्राप्त करने के नियम या शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या होगा, 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पूरे भारत में प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है इसी
टेलीग्राम जो रेगुलेशन किया गया है 2023 के अंतर्गत, यानी मुख्य रूप से कौन सा था, एक दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत क्या कर दिया गया, बाउंडेशन लगा दिया गया। अब 1% आप हैं तो प्रति व्यक्ति 9 सिम कार्ड ही निर्धारित है आपके, 9 से ज़्यादा सिम कार्ड आपके नाम पे नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कुछ क्षेत्रों में इसकी सीमा 6 भी की गई है, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर जो लाइसेंस प्राप्त 6 क्षेत्र है वहाँ पे वो 6 है वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, ये कौन सा एक्ट है, यह नीट में जो पेपर लीक का मामला आया था उससे संबंधित है। या बहुत जैसे आप देखे होंगे आरओ में पेपर लीक हो गया था, तो जगह जगह जो परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ पे जो पेपर लीक हो जाता है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए उससे संबंधित ये बिल है, विधेयक है, ठीक है। तो ये अधिनियम बन चुका है, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, ठीक है। तो कहा गया है कि साथ ही परीक्षाएं क्या कर दी जाती है, रद्द घोषित हो जाती है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। जैसे यूजीसी नेट में हुआ था, बहुत सारे भारत में परीक्षाएं होती हैं, लीक हो जाता है पेपर, उसके बाद से क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा पेपर, फिर तिबारा पेपर, और समय चलता चला जाता है और उसी में ट्रैप में एक फंस जाता है व्यक्ति। तो उसको क्या करने के लिए जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में रेगुलेट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो किस किस मुख्य रूप से किस किस आप उसमें ला सकते हैं, इसका प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन सी जॉब में, यानी कौन कौन सी परीक्षाएं होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, किसका, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 का कहाँ कहाँ पे किन किन परीक्षाओं में किया जाएगा, जो यूपीएससी की पेपर होती है, संघ लोक सेवा आयोग की, कर्मचारी चयन आयोग की, एसएससी की, रेलवे की, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण की, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान की, इन सभी में जहाँ पे परीक्षा होती है इसमें पेपर अगर लीक होता है तो क्या है, अपराधों के लिए क्या होगा, 3 से 5 साल तक का कैद और 10 लाख रुपए तक का क्या होगा, जुर्माना का प्रावधान किया गया है इसमें। तो 3 से 5 साल तक कैद हो सकता है और 10 लाख रुपए तक क्या हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। अगर साजिश रचा गया, मिली भगत हो या पेपर लीक वगैरह सारी चीज़ें अगर किया जा रहा है तो इससे मतलब इसे, ठीक है। और ये कैसा होगा, सभी अपराध कैसा होगा, संज्ञेय होगा और गैर जमानती और असमनीय होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कैसा होगा, संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा और असमनीय होगा, ये भी चीज। किन किन परीक्षाओं में, संघ लोक सेवा आयोग के, एसएससी के, रेलवे के, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण के, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थानों के, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, तो इसमें देखा जाए इस संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह को 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और कम से कम 1 करोड़ रुपए का क्या लगाया सकता है, जुर्माना लगाया सकता है। न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक जो है डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी जो होता है, ये रैंक वाले अधिकारी क्या करेंगे, इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, कौन, एसीपी या डीएसपी। और बिहार विधानसभा भी क्या किया है, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम जो विधेयक है 2024 को पारित किया है। तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है, संसद ने तो पारित किया ही है, ठीक, याद रखिएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, कौन है, जो कि पूछ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। तो नालंदा कहाँ पड़ता है, बिहार में, किससे रिलेटेड है, हाँ, बौद्धिज्म से भी रिलेटेड है। गुप्त वंश के कुमार गुप्त जो थे, कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने क्या किया था, नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, ठीक है, 5वीं शताब्दी के आसपास। तो यह मूलतः क्या था, एक बौद्ध विहार था और इसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में भी मुख्य रूप से हो गया, ठीक है। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा जो थे हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में, पाल शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी इसका संरक्षण किया था, लेकिन तुर्कों के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं सदी में इस विश्वविद्यालय के क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दी बाद इस स्थल की खोज किसने की थी, 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, ये याद रखिएगा, स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। हालांकि 1861-62 के दौरान देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए पहली बार एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। तो कनिंघम एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचान किया था। मार्च 2006 में देखा जाए तो बिहार विधानमंडल एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो भारत के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार को प्रस्तावित किया था, ठीक है, ये याद रखिए। और पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में 2006 में देखा जाए तो सिंगापुर की सरकार ने
सरकार से, और जनवरी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेताओं ने भी सुझाव प्राप्त हुए थे उससे। ठीक है, 2009 में देखा जाए तो थाईलैंड में जो आयोजित हुई थी चौथी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया था। ठीक है, और बिहार सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का विचार का समर्थन किया था। ये चीज़ें हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का क्या किया गया है, उद्घाटन किया है। ठीक, तो इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से क्या किया है, कार्य करना प्रारंभ किया है। तो इसका जो कार्यालय है कहाँ पे है, नई दिल्ली स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है, तो इसका अस्थायी परिसर के लिए राजगीर में कितना एकड़ भूमि प्रदान की गई है, 455 एकड़। बख्तियार खिलजी, हाँ उसने ही किया था, जलाया था ऐसा कहा जाता है। तो राजगीर में 455 एकड़ भूमि। नालंदा जो विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर है, जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है, राजगीर में बनाया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख सहित कई प्रतिष्ठित अतिथि भी शामिल हुए थे। तो नया नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, एक गैर राज्य गैर लाभकारी स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नया नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नया नालंदा जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वह एक गैर राज्य, नॉन स्टेट, नॉन प्रॉफिट और यह क्या है, स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से यह नालंदा जो यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसको घोषित किया गया है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, जो मोदी सरकार चुन कर आई थी 3.0, यानी तीसरी बार जो चुन के आई है 18वीं लोकसभा के लिए। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद जो गठबंधन के साथ ये जीती थी, एक और इंडिया अलायंस था, एक यह, तो इसमें 18वीं लोकसभा में देखा जाए 543 सदस्यों के चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने कितने चरण में चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा का 7 चरणों में। टोटल कितने सीटों पे, 543 सीटों पे हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, या मुख्य रूप से देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1951 से 1952 के मध्य 4 महीने की अवधि में आयोजित किया गया था पहला चुनाव, जो भारत में पहला चुनाव जो हुआ था। वैसे 80 के आम चुनाव में मतदान 4 दिनों की अवधि में संपन्न हुआ था और अब तक का सबसे कम मतदान कार्यक्रम रहा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। वैसे ही अगर देखा जाए 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के और 40% जो मानक दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए घर से मतदान की भी व्यवस्था इस बार की गई थी। तो इसमें के तहत क्या किया गया, ग्रेट निकोबार द्वीप की सोमपेन जो जनजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 18वीं लोकसभा में, ग्रेट निकोबार द्वीप का जो सोमपेन जनजाति है उसने पहली बार आम चुनाव में क्या किया है, 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान किया है, पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है, 75 वर्ष होने के बाद देख लीजिए। तो भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए क्या किया था, अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज जो है शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन इंडिया राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। तो ये याद रखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन किसको नियुक्त किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वह नियुक्त किया गया था किसको, शीतल देवी को। ठीक है, ये शीतल देवी है क्या, तो अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है और पैरा तीरंदाज है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इसमें कुछ तथ्य हैं, इसको देखेंगे हम लोग। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 84.16% मतदान इसमें हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप में सर्वाधिक, यानी इसमें 18वीं लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिला दिया है, तो सबसे ज्यादा जो है वह वोटिंग हुई थी वो लक्षद्वीप में हुई थी। कितना, 84.16%। ठीक है, और सबसे कम बिहार में 56.19% मतदान दर्ज किया गया 18वीं लोकसभा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 56.92% मतदान किया गया था 18वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। 7 चरणों में चुनाव हुआ था। ठीक है, 543, जिसमें से 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संपन्न हो पाया चुनाव। ठीक, आगे देखिए। अब गुजरात में जो सूरत लोकसभा है,
वहां निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल यह निर्विरोध विजयी घोषित हुए थे। कौन? मुकेश कुमार चंद्रकांत, सूरत से। ठीक। वैसे ही देखा जाए 18वीं लोकसभा में बीजेपी सर्वाधिक कितना सीट, 240 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी कांग्रेस थी, 99 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी कितने 37 सीटें जीती थी। तो देख लीजिए ये आंकड़ा दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 29, द्रविड़ मुनेन्द्र कड़कम डीएमके जो है 22, तेलुगु देशम पार्टी 16 और जनता दल यूनाइटेड जो है जेडीयू वो 12 जो है सीटें जीतकर आए थे। ठीक है। वोट परसेंट में भी याद रख लीजिएगा, मुख्य रूप से 36.56%। ठीक है। तो अगर 2019 से तुलना करने के लिए भी दे दे तो भी याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लाई थी, जबकि इसमें 240 ही मात्र ला पाई है 18वीं लोकसभा में। वैसे देखा जाए 17वीं में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52 मिला था, जबकि इसमें 99 मिला, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। समाजवादी पार्टी को 2019 वाले में यानी 17वीं लोकसभा में 5 सीटें मिली थी, जबकि 18वीं में 37 मिली है। ठीक है। वैसे ही एआईटीसी को भी 22 से 29 मिला है। हाँ, डीएमके को घटा हुआ है, 24 मिला था, उसमें 22 ही मिला है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इधर तेलुगु में विकास दिया है, 3 मिला था 19 में, इसमें 16 मिल गया है। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड का घटा है, 16 से 12 हो गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। आगे चले तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी पार्टी की है इसमें 18वीं में? समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी की बात किया जाए 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? 80। ठीक है। तो जिसमें से समाजवादी पार्टी 37 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या रही? 80 में से 37 कौन किसको मिला? एसपी को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब देखेंगे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले शीर्ष 3 प्रत्याशी कौन थे 18वीं में? तो पहला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का रकीबुल हुसैन, कहाँ के? धुबरी लोकसभा से थे, असम राज्य से। ठीक है। तो वोटों का अंतर कितना था? 10,12,476, इतने वोट से जीते। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के, विदिशा मध्य प्रदेश से थे। ठीक है। और मुख्य रूप से 8,21,408 वोटों से जीते थे अंतर से। वैसे देखा जाए तीसरे नंबर पे CR पाटिल बीजेपी से भी थे, नवसारी लोकसभा क्षेत्र था गुजरात से, इन्हें 7,73,551 सीट से जीते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें ये टॉप 3 में याद रखेंगे। टॉप फर्स्ट में रकीबुल हुसैन असम से, टॉप फर्स्ट सेकेंड में शिवराज सिंह चौहान और थर्ड में CR पाटिल 18वीं लोकसभा के लिए सब ये डेटा है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ हुए जो चुनाव में विजयी उम्मीदवार के बाद सबसे ज्यादा मत नोटा विकल्प को प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसलिए आगे देखिए 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद देखा जाए तो प्रयागराज में पुष्पेंद्र सरोज 25 वर्ष के आयु के हैं, सबसे कम आयु के सांसद हैं। कौन? प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्या नाम है? पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है। तो जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था इनका। और लोकसभा निर्वाचन 2024 में कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। यह समाजवादी पार्टी से मुख्य रूप से इनका संबंध है, यानी समाजवादी पार्टी के हैं, प्रयागराज के कौशाम्बी से है। ठीक है। इनका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सरोज। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा जो महिला सांसद कहा जाए तो महिलाओं में वाराणसी में जन्मी प्रिया सरोज जो है 25 वर्ष की हैं, वो सबसे कम महिला सांसद हैं। 1998 में इनका जन्म हुआ 23 नवंबर को। और लोकसभा 2024 में मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के वहाँ से सांसद हैं, अभी समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है। सबसे युवा दोनों ये समाजवादी पार्टी के हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा जो 18वीं जो है निर्वाचन में महिलाएं कितना चुन कर गई हैं? 74 महिलाएं गई हैं। ठीक है। तो सांसद के रूप में कितनी महिलाएं गई हैं? 74 महिलाएं हैं, जो परसेंटेज में देखा जाए तो 13.63% है। ठीक है। यानी टोटल 542 में से मात्र कितना 74 महिलाएं ही क्या हुई हैं? चुन के गई हुई हैं। ठीक है। किसमें? लोकसभा में। तो लोकसभा में 74 महिलाएं गई हैं, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 13.63%। ठीक है, संसद के रूप में निर्वाचित हुई हैं इस बार 2024 में। और वही देखा जाए 2019 के आम चुनाव में तो 78 महिलाएं विजयी हुई थी, तो 2019 से भी घट गया इस बार। ठीक है। 2019 में 78 महिलाएं विजयी हुई थी, या 2024 में मात्र 74 महिलाएं ही संसद के रूप में गई हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखा जाए इस समय जो प्रधानमंत्री, आप ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कौन मुख्य रूप से शपथ दिलवाता है। सबसे ज़्यादा बार नेहरू जी रहे हैं, लगातार 30 बार का लगातार जो है 3 बार रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में।
ठीक है। वैसे दूसरे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, जो लगातार तीसरी बार हैं, ठीक। अब इनके कैबिनेट में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने, यानी स्वतंत्र प्रभार, 5 स्वतंत्र प्रभार हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 30 कैबिनेट मंत्री हैं। एंड टोटल अगर आप देखेंगे तो 71 मुख्य जो है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, शपथ ग्रहण किए थे, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल हुए थे ये भी याद रखिए। तो हिंद महासागर और पड़ोसी देश के रूप में भी अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। मलेशिया के राष्ट्रपति भी आए थे। कौन कौन आए थे तो देख लीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, और बांग्लादेश की उस समय की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना आई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी आए थे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे आए थे। और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफिफ आए थे। ये शपथ ग्रहण समारोह में ये 7 देश से आए हुए प्रमुख नेता थे, विदेशी नेता। अब देखिए 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 का, कौन कौन राज्य है? 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो इसमें इसके आता देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में ये देख रहे हैं चुनाव का ट्रैप लगा ही लगा है। इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात किया जा रहा है। देखिए तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, ये याद रखिएगा। कितना? 175। तो विधानसभा सीटें कितनी है? 175 है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो टीडीपी है, बीजेपी है, जेएनपी है, ये एनडीए की गठबंधन थी, यह चुनाव लड़ा था, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुख्य रूप से और क्या याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कौन बड़े हैं? जो जनसत्ता पार्टी जो है, तेलुगु अभिनेता कौन है? पवन कल्याण, वो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू बने हैं, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। और वो आगे देखिए उड़ीसा विधानसभा जो चुनाव हुआ है वो 16वीं वहाँ का विधानसभा चुनाव है। तो कुल उड़ीसा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 147। तो ये याद रखे जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आंध्र प्रदेश में 175 है, उड़ीसा में आपका देखा जाए तो कितना है? 147। कितना? 147 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 24 एससी के लिए, 33 एसटी के लिए ये आरक्षित सीटें हैं, ठीक। ये इसको याद रखिएगा। तो उसमें उड़ीसा में कौन पार्टी जीती है? तो बीजेपी 78 सीटें जीती है, वहाँ पे सामान्य बहुमत हासिल किया है बीजेपी। तो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ बनी है। और मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? कनक वर्धन सिंह देव को और प्रावर्ती परिद्दा को बनाया गया है। और वहाँ पे जो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री वो बने हैं, कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी बने हैं मुख्यमंत्री। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो टोटल अरुणाचल प्रदेश का आगे बात देखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, ठीक है। जिसमें 59 सीटें जो है एसटी के लिए हैं, उस एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है 60 में से। अब समझ जाइए कितना है। तो टोटल सीटें कितनी है विधानसभा की? 60 है। तो वहाँ पे ईटानगर में बीजेपी नेता पेमा खांडू ने क्या किया? तीसरी बार वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? पेमा खांडू। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसको याद रखिएगा। अब सिक्किम में देखिए, अब उप मुख्यमंत्री थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, चेवना मीन। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में देखिए तो सिक्किम में 10वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है निर्धारित हो गया था 2 जून 2024 तक। तो सिक्किम विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? 32 है, याद रखिएगा। तो सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या 32 है, 32 है, जिसमें 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम में? तो अध्यक्ष इसमें प्रेम सिंह तमांग गंगटोक में आयोजित एक समारोह में क्या किए गए? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्या हुए हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। आगे देखिए धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण 1950 से 2015 तक का पूरा बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है। तो आर्टिकल 29 जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है मौलिक अधिकार में। जब आर्टिकल अनुच्छेद 29 आप पढ़ेंगे तो 2 तरह के अल्पसंख्यकों की बात उसमें कही गई है। कौन कौन से? एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक और एक धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, इन दोनों की बात कही गई है। तो इसी के बारे में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनका अध्ययन किया गया है। तो अध्ययन में एक अंतर्देशीय विश्लेषण किया 1950 से 2015 तक का। तो उसमें बताया गया है 65 वर्षों की अवधि का जब विश्लेषण किया गया है, उसमें बताया गया है 167 देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। और इसमें क्या क्या बताया गया है
कितना की धार्मिक जनसंख्या की कुल जनसंख्या, बहुसंख्यक जो धार्मिक जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 50% मतलब 1950 में थी से अधिक थी, इसके बारे में बताया गया। अब इस रिपोर्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कमी की गई है। यानी 1950 से 2015 के बीच में हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है संख्या में है, जनसंख्या है, उसमें बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी दिखाई दे रही है। कितना? 7.82% नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, वह मुसलमान, ईसाई और सिखों की जो हिस्सेदारी है, जो संख्या है, वो बढ़ोतरी दिखाई गई है और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो जहाँ पे देखा जाए 1950 में देखा जाए तो हिंदू 84.68% थे और 2015 में 78.06% हो गए। ठीक है, वही मुस्लिमों का आबादी देखा जाए 1950 में 9.84% था, 2015 में देखिए बढ़ के कितना हो गया, 14.09% हो गया। तो मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है लेकिन हिंदुओं की घट रही है, ये दिखाया गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, ईसाई का भी दिखाया गया है, तो 2.24% से बढ़कर 2.36 हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को आगे देखिए, तो इस सारी चीज़ें दिखी गई हैं। और 5 गैर मुस्लिम देश में से म्यांमार, भारत, नेपाल में जो बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, वही श्रीलंका, भूटान में इनकी हिस्सेदारी वृद्धि देखी गई है। यानी गैर मुस्लिम देशों में देखा जाए तो बहुसंख्यक जो धार्मिक संप्रदाय है उनकी हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, लेकिन भूटान और श्रीलंका में इसके विपरीत दिखाई दिया है। ठीक, बाकी और कुछ नहीं था इसमें। अगला देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 ये है क्या? तो 2019 में धार्मिक उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर जो भारत आए हुए अल्पसंख्यक थे, जिसमें कौन कौन की बात की गई थी? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। तो ये अच्छा, इसमें से यहाँ के जो मुस्लिम है उनको भगाने की बात नहीं कही थी, यह एक रूमर फैलाया गया, वास्तव में ये था नहीं। इसमें जो सीएए आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें यह कहा गया था कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पड़ोसी देश का मतलब हो गया जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां से पलायन होकर वहां के जो अल्पसंख्यक है वो अगर भारत आए हैं तो उनको भारत सरकार नागरिकता कैसे दी गई, इसके बारे में प्रावधान था। ये नहीं प्रावधान था कि यहाँ के जो कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है या अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा, बाहर भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, रूमर फैलाया गया। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि हाँ, ये इसमें जरूर कहा गया कि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उन वो उत्पीड़न के चलते या किसी अन्य कारण बस उस देश को छोड़ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहां के अल्पसंख्यकों को क्या किया जाए? मुख्य रूप से अधिकार दिया जाए, वहां के अल्पसंख्यकों को यहाँ पे नागरिकता हम दे सकते हैं। तो वहां पे अल्पसंख्यक कौन है? अब बहुसंख्यक को तो कोई दिक्कत है नहीं वहां पे। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे बहुसंख्यक को दिक्कत नहीं है, जहाँ पे जिसकी बहुसंख्या होती है वहाँ दिक्कत नहीं। अगर आपके कंसेप्ट से चला जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर वह देश ईसाई है या मुख्य रूप से वह बहुसंख्यक ईसाई बहुसंख्यक देश है या मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, तो वहाँ पे बहुसंख्यक उनको तो दिक्कत है नहीं। लेकिन जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वहाँ पे उत्पीड़न के कारण अगर भारत में आए हैं तो उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसकी बात की जा रही थी। कौन सा? 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019, उसमें कि यहाँ का कौन कौन धर्म है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। तो इसमें आप कहेंगे मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि जिन जिन देशों की बात कही गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां से वो अल्पसंख्यक है, तो वहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम है। तो बहुसंख्यक जब है तो उनको आने की कोई वो नहीं है, तो उनको तो वहां पे उनको उत्पीड़न हो ही नहीं रहा है, उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है। ठीक है, मेन चीज है। तो इसलिए वहां पे जो अल्पसंख्यक है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो अगर आए हैं और वास्तव में वो लेना चाहते हैं नागरिकता, तो उनको दिया है। तो वहाँ पे कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू जैसे हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, वो मुख्य रूप से उनको नागरिकता देने की बात इसमें कही गई थी उनको। ठीक है, ये सारी चीजें थी। आगे चला जाए इस चीज को, तो 2019 में आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स, 2024 में राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। और 2019 में संसद द्वारा क्या किया गया था? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कार्यान्वयन को क्या करेगा? ये सक्षम करेगा। तो जो 2024 में आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, 2019 के जो अधिनियम था नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, उसको सक्षम बनाएगा इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, बस यही चीज़ है इसमें। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो संविधान की 8वीं सूची में जो निर्दिष्ट भाषा है उसमें से एक भारतीय भाषा का उनको ज्ञान हो, तब पहला चीज़। दूसरा चीज़ 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की नागरिकता चाहते हो तब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट
दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। क्या है? दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। ये है क्या? तो दिबांग नदी पर एक मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जो एक तो बाढ़ नियंत्रण होगा और दूसरा फ्लड नियंत्रण के साथ साथ विद्युत का भी उत्पादन होगा, सिंचाई के लिए भी काम आएगा। तो दिबांग यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कौन सा गांव है? मुनली गांव के निकट। तो ये याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश का निचली दिबांग घाटी है उसमें मुनली गांव के निकट क्या बनाया जा रहा है? दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। बस यही चीज है और बाकी चीज याद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यह कौन बना रहा है? परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? ये याद रखिएगा, एनएचपीसी के द्वारा, ठीक है, एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो 278 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण इसमें प्रस्तावित है। इतना सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविट बांध होगा ये, ठीक, ये भी याद रखिएगा, सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविट बांध होगा दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में जो बांध बनाया जाएगा। आगे चलिए, इस बांध का निर्माण कैसे होगा? रोलर जो है कॉम्पैक्ट कंक्रीट के द्वारा किया जाएगा, आरसीसी के द्वारा किया जाएगा, आरसीसी की तकनीक से किया जाएगा इस बांध का निर्माण, ठीक है। और 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का क्या कर सकता है? ये ग्रहण कर सकता है, संग्रहण कर सकता है। तो फरवरी 2032 में प्रस्तावित है, ठीक, ये सारी चीजें हैं। बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता करेगा, ये मैंने बताया ही पहले ही, बाढ़ नियंत्रण करेगा। और 12% मुफ्त विद्युत जो है प्रदान करेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए, ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 1% मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी विकास निधि में, स्थानीय क्षेत्र की विकास निधि में, ठीक है। आगे चलिए, सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ये याद रखिएगा। कौन सा? सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन। सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। अब जल विद्युत स्टेशन को 10 नवंबर 1997 को तैनात 1897 को तैयार किया गया था। किसको? तो 10 नवंबर 1897 में बना था सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे है यह जल विद्युत स्टेशन? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। 10 नवंबर 1897 को क्या किया गया था? तैनात किया गया था इसको। और तवांग और उसके आगे के क्षेत्रों के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी इसके तहत। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेला सुरंग, भारत की सबसे ऊंची सुरंग। तो भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन है? सेला सुरंग है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत में सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है। तो ये याद रखिएगा, 7 मई को जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के रूप में इंग्लैंड के द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जो है सेला सुरंग, इसको क्या की गई है? भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो 13,000 ऊंचाई पर है, ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, ब्रांगसा पुल को मान्यता। ब्रांगसा पुल क्या है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में देखा जाए लंदन द्वारा जो लद्दाख में स्थित है, कौन सा? ब्रांगसा पुल। कहाँ पे है? लद्दाख में। सबसे ऊंची मल्टी स्पैन पुल है। कैसा? और किस नदी पे है? श्योक नदी पे है, याद रखिएगा। ब्रांगसा पुल, श्योक नदी, लद्दाख। और मुख्य से देखा जाए कौन मान्यता दिया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको रखा गया, लंदन में, ठीक। उसके बाद से सीमा सड़क संगठन जो है बीआरओ, अच्छा ये देखिए बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आप समझेंगे कि पर्यटन मंत्रालय नहीं या सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं। सड़क जो सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है, ब्रांगसा पुल का, ठीक है। सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन पुल है, लद्दाख में है। और ये याद रखिएगा श्योक नदी पे है। कौन सी नदी पे है? श्योक नदी पे, ठीक। और 174 दिनों में मात्र यह पुल बन गया है, ठीक। आगे देखिए, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। अगला पॉइंट क्या है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये कहाँ पे है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी 2024 को क्या किया गया? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है। तो यह किसका है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य ब्रॉन्ज प्रतिमा है, ठीक है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फीट है। और प्रतिमा 81 फीट ऊंचे एक मंच आसन पे, 81 फीट का मंच है, उसके ऊपर इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है, इसको याद रखिएगा। कुल अगर देखा जाए नीचे से ऊपर तक तो 206 फीट है, यानी मंच सहित पूरे प्रतिमा की ऊंचाई देखा जाए तो 206 फीट है। वैसे भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा यही है जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वही देखा जाए विश्व में दूसरी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में है।
कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है, हैदराबाद में है, और पहला कहाँ पे हो गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपको पता ही है। कब किया गया इसका अनावरण, कब शुरू किया गया है, तो जिस दिन राम मंदिर जो पुनर्स्थापना शुरू किया गया था, राम मंदिर में मूर्ति जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ग्लासगो जो यूके में आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम 2021 में COP 26 में क्या कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक क्या करेगा, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित नॉन फॉसिल वेस्ट, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल है उससे उत्सर्जन नहीं, उसके उत्सर्जन को कम किया जाएगा, और 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म आधारित जो हम क्या करेंगे, विद्युत का उत्पादन करेंगे, यानी जीवाश्म से नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल से नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एम रखा गया है, तो ये याद रखिएगा 500 गीगावाट 2030 तक। तो उसी क्रम में एक ये नया मतलब कदम है सरकार का। नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 जो है उसके नामक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में किसने स्थान पे है, विश्व में चौथे स्थान पे। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापना के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथे स्थान पे। नवीकरणीय जानते हैं जो गैर परंपरागत होता है, यानी कोयला वगैरह वाला ना, सूर्य वाला, सूर्य के प्रकाश वाला, पौनचक्की वाले, ठीक है, ये सारी चीजें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा, फॉसिल फ्यूल वाला नहीं। ठीक, ये समझिए। तो भारत कौन, चौथा। सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो कौन है विश्व में, भारत 5वां स्थान पे। तो सौर ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में 5वां स्थान पे भारत। तो पीएम सूर्य घर देखा जाए तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है, कब, 29 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया गया था, अयोध्या से लॉन्च किया गया था। तो कैसे योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा सरकार ही, केंद्र सरकार ही पैसा देगी इसमें। ठीक है, राज्य सरकार इसमें नहीं कंट्रीब्यूशन करेगी। तो 1 करोड़ घरों के छतों पे क्या करेगा, सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है इसमें। और प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे इसके स्थापना से। देश में कितने, 1 करोड़ परिवार। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है, 2 किलोवाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए लागत की 60% राशि कौन देगी, केंद्र सरकार वित्तीय सहायता के रूप में देगी। ठीक है, तो सब और 40% राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, देश के प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक आदर्श सौर गांव होगा, यानी मॉडल सोलर विलेज होगा, विकसित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापना है तो क्या किया जाएगा, अनुकरणीय उदाहरण, रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये सारी चीज को रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर चले हम लोग, BIETC परिसर क्या है, देखिए BIETC परिसर तो हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर, जिसका BIETC का फुल फॉर्म है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 43 एकड़ में है और कहाँ पे, बेंगलुरु में है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे आपको पता ही है कि 2023 में तुमरू कर्नाटक में हाल यानी हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया था 2023 में प्रधानमंत्री ने। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है ये, कौन, यही बोइंग BIETC। ठीक है, तो कहाँ पे है, बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और इसी के बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, HAL का मतलब क्या है, हाल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, हाल या मुख्य रूप से संयंत्र है भारत में, इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगला देखिए, स्वाति पोर्टल क्या है, तो 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2024 की, इसके अवसर पे नई दिल्ली में क्या किया गया, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA में स्वाति नामक पोर्टल लॉन्च किया। तो स्वाति क्या है, एक पोर्टल है किसमें, विज्ञान में इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा क्या किया गया है, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये स्वाति का फुल फॉर्म है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो महिलाओं और बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, तो एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, चुनावी बॉन्ड योजना क्या कर दिया गया है, किसके द्वारा,
जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। यानी और 2 जनवरी 2018 को क्या किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 31(3) के तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, चुनावी बॉन्ड योजना था, 2018 में लॉन्च की गई थी। साफ साफ बात यह है, चुनावी बॉन्ड योजना के तहत क्या था, जो भिन्न भिन्न पार्टियां थी, जो दल थे, राजनीतिक दल, वो क्या करते थे, अलग अलग निकाय पर्सनल व्यक्ति से क्या करते थे, पैसा लेते थे। अब पैसा माने उनको डोनेशन दिया जाता था। डोनेशन जो होता है, तो कोई व्यक्ति जाएगा और अपना डोनेशन जो है दे देगा, कहाँ पे, कौन सा बैंक में, एसबीआई में, ओनली एसबीआई। और एसबीआई क्या करेगा, उसको एक पर्ची दे देगा, नाम नहीं लिखेगा, इतने हजार रुपये का एक पर्ची दे देगा। अब वह XYZ किसी पार्टी के पास जाएगा, कोई भी पार्टी हो, और उससे मिल के कहेगा मैंने आपको इतना डोनेशन दिया है। अब वह पार्टी 15 दिन के अंदर क्या करेगी, क्या करती, बैंक के पास जाती और उस रसीद को दिखाती, रिसिप्ट को, और उसको उतना पैसा उसके खाते में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जो व्यक्ति था वो अननोन हो जाता था। ठीक है, तो राजनीतिक लाभ के लिए भी बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 14-19 का जो है वायलेशन हो रहा था, जिसके चलते इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया अभी 2023 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 5 सदस्य 2024 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, ये चीज़ है। तो कितना सदस्य, 5 सदस्य संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया है और मुख्य रूप से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं थी। जैसे मैंने बताया ये तरीका, उसमें पारदर्शिता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, अब मानी दे रहा है कि कौन दे रहा है। ठीक है, वो केवल पार्टी जानती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा था, आर्टिकल 19(1)(a) जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का क्या करता था, उल्लंघन करता था। क्योंकि वह पार्टी तो अपने भाषण में जाके या सूचना में तो बताती नहीं थी ना, वो तो अन्य व्यक्ति है, उधर के चला गया, अब उसका रिकॉर्ड तो नहीं देगा नहीं, वो तो पार्टी के खाते में आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके लिए क्या कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो बैंक क्या था, एसबीआई था, ये याद रखिएगा, वहाँ पे दिया जाता था। ठीक, तो आगे चलिए। तो इसमें 14 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का क्या होता था, उल्लंघन होता था। आगे देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारीकर्ता बैंक है, कौन था, स्टेट बैंक, उसको क्या कहा कि अब खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण दीजिए और भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। यह मुख्य रूप से निर्णय सुनाया था। ठीक है, तो यह भी बहुत खेल खेला कि हमारे पास ये नहीं है तो ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाद में देना पड़ा। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड को किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक हो, वो खरीद सकता था, और खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था उस पर। मैंने बताया कि नाम नहीं लिखा होता था, केवल इतना रुपया पार्टी के पास गया, पार्टी क्या करेगी, विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जाएगी बैंक से पैसा अपने खाते पे ट्रांसफर करवा लेगी, बस। आगे देखिए, अगला, भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉर्पोरेट के लिए, हाँ, बॉन्ड कितने कितने का, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 1000 का बॉन्ड होता था, 10,000 का, या 1 लाख का होता था, या 1 करोड़ का होता था। ठीक है, या मतलब 1 लाख का या 10 लाख का होता था, या फिर से 1 करोड़ का होता था। इस मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। ठीक है, 1000 से नीचे का नहीं था। ठीक है, 15 दिन का अवधि मैंने बताया ही वैलिड होता था। 15 दिन के बाद वैलिड नहीं रहेगा, तब नहीं मिलेगा, तब नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जमा करा दिया जाता था बॉन्ड, उसके प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाता था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक है, 15 दिन के भीतर बॉन्ड को न भुगा, अगर 15 दिन के भीतर कोई नहीं भजाया है कोई पार्टी, तो 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तब वो नहीं मिलेगा, तब वो सीधे कहाँ चला जाएगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थी इसमें, तो इसको याद रखिएगा। तो पिछले आम चुनाव में देखा जाए कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही क्या करते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होते थे। इसमें पात्रता थी कि जो विधानसभा के या जो आम चुनाव है या लोकसभा का जो आम चुनाव है, उसमें अगर कोई पार्टी 1% मत प्राप्त करना होना चाहिए, 1% मत प्राप्त की है, तभी वो ऐसा डोनेशन ले सकती है, नहीं तो नहीं ले सकती। ये क्राइटेरिया था इसमें, और किसके पास, एसबीआई के पास था बॉन्ड जारी करने का। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा, आगे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।